हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसीजर ऑफ वर्क्स की लास्ट जो हमारी यूनिट्स बची हुई है, सब यूनिट्स 8.1 टू 8.19 पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिटिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद में टेंडर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे एस्टिमेट बनाना सीखा था दो मेथड से, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। वो जो मेथड्स थे वो दोनों मेथड्स थे डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के। ठीक है। अब कई बार जब भी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए हमको टेंडर फ्लोट करना पड़ता है। तो जब हम टेंडर को फ्लोट करते हैं तो उसके पहले हमको एक एस्टिमेट चाहिए होता है कोई भी कॉस्ट का, कि हमको एक रफ क्वांटिटी या जो कि एक्चुअल क्वांटिटी के आसपास हो। तो इसको जो हम निकालते हैं वो एस्टिमेट को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट, क्या इसको एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं? तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जनरली हम इनिशियल स्टेज में बनाते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है। ठीक है। इस एस्टिमेट को बनाने के बाद में हम लोग जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है पीडब्ल्यूडी के लिए, तो हम वहाँ से सैंक्शन लेते हैं इस एस्टिमेट के बेसिस पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड कहीं पे बननी है, किसी विलेज में बननी है, तो उस रोड का एक हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हैं। वो एस्टिमेट हम गवर्नमेंट को भेजते हैं। अगर हम शुरू में ही डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे और बाद में उसकी जो हमने पढ़ा था शुरू में एक्सपेंडिचर सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो नहीं मिलती है, तो अननेसेसरी हमारे मैन आवर्स, हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस सब को सेव करने के लिए हम कोई भी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है उसकी पहले एक प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है। ये जो एस्टिमेट निकाला जाता है ये किसी पूर्व में किए गए उस सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट को, जिसकी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट या थोड़ी बहुत उस प्रोजेक्ट से अलग हो, वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे इस एस्टिमेट को निकाला जाता है। ठीक है। इसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं उनकी कॉस्ट को डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा रोड का प्रोजेक्ट है तो रोड में जो भी हमारी मेन मेन आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल सबग्रेड है, अर्थवर्क है, इन सब की हम कैलकुलेशंस उसमें शो करेंगे। और जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी, लेबर कॉस्ट क्या आ जाएगी। ठीक है। तो इन सब को हम इंक्लूड करते हुए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हैं। तो ये जो एक जनरल यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए क्या हो सकता है आपका फॉर्मूला, आपका जितना एरिया है, प्रपोज्ड एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर जो रेट है। फॉर एग्जांपल कई बार हम जाते हैं तो हमको एक घर बनाना है, तो बहुत सारे जो एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो बहुत घर बनाता है या बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाता है या बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाता है, तो उनको आइडिया हो जाता है कि पर स्क्वायर मीटर ये कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज या 1200 रुपीज स्केल्टन कॉस्ट आएगी इसकी। तो उस रेट से हम जनरली हमारे को जो भी एस्टिमेट बनाना, जो भी एरिया होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो रहता है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी इसी तरीके से निकाला जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर बिडिंग करेगा तो भी उसको प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट निकालना आना चाहिए, ताकि वो उस प्रोजेक्ट की एक्यूरेट या कॉम्पिटिटिव बिड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्ट क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाए। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। ये जो मेथड ऑफ एस्टिमेट है ये आपका अप्रोक्सीमेट मेथड जो हमने अभी पढ़ा या प्रिलिमिनरी मेथड उससे थोड़ा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लेंथ, विड्थ और हाइट को कंसीडर करते हैं। ठीक है। ये जनरली मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो लास्ट मेथड देखा वो रोड्स के लिए या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए या 1 और 2 G+2 बिल्डिंग्स के लिए यूजफुल रहेगा। बट जब हमको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालना है इनिशियल स्टेज पे, तो उसके लिए हमको क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर मेन चीज जो ध्यान रखते हैं हम, कि इसके अंदर जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स हैं, जो आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले पार्ट हैं, जैसे सनशेड्स हो गए, कॉर्बेल्स हो गए, कॉर्बेल आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में, तो इन सब पार्ट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इन सब पार्ट्स को नेग्लेक्ट करने के बाद में हम जो हमारी बिल्डिंग का वॉल्यूम आता है उसको यूनिट क्यूब रेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब जो यूनिट क्यूब रेट है वो कहाँ से निकालेंगे? वो यूनिट क्यूब रेट हम निकालेंगे कोई प्रीवियस बिल्डिंग
जिसका कि हमको प्लिंथ एरिया पता है और उस बिल्डिंग की हाइट पता है, तो उससे उस प्रीवियस बिल्डिंग का वॉल्यूम हमारे पास में रहेगा और उसको हम उस बिल्डिंग की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यूनिट क्यूब रेट। क्लियर है? अब इस यूनिट क्यूब रेट को जो हम अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका जो वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट मेथड से एस्टिमेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये जो मेथड है ये भी काफी एक्यूरेट है, जस्ट लाइक क्यूब कंटेंट मेथड। इसके अंदर हम वॉल्यूम की जगह एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। एरिया जो हमको लेना है वो एरिया हमको लेना है प्लिंथ का एरिया, प्लिंथ में भी आउट टू आउट जो प्लिंथ का एरिया रहेगा। तो हमको प्लिंथ लेंथ पता होनी चाहिए, प्लिंथ विड्थ पता होनी चाहिए और प्रीवियसली प्रोजेक्ट के अनुसार जो हमने प्लिंथ एरिया रेट निकाली है वो पता होनी चाहिए। तो प्लिंथ एरिया जो यहाँ पे हमने रेफर किया है वो एक्सटर्नल प्लिंथ एरिया है। इसके अंदर हम सिंपली जो ये भी कह सकते हैं कि जो रूफ का कवर्ड एरिया है वो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग होता है। ठीक है, और प्लिंथ एरिया रेट हम कैसे निकालेंगे? सेम मेथड है कि हम जब पुरानी बिल्डिंग हमने कोई सिमिलर टाइप की बनाई है उस बिल्डिंग का रूफ का एरिया या प्लिंथ का एरिया डिवाइड बाई उसकी जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाई दी टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, और इस प्लिंथ एरिया रेट को हम अपनी जो अभी करंट प्लिंथ एरिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आ जाएगा। लेकिन इस मेथड की कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हमको कुछ एरिया एक्सक्लूड करना होगा इसके अंदर। अब वो कौन कौन सा एरिया एक्सक्लूड करना होगा वो हमने लास्ट जो क्यूब कंटेंट मेथड था उसमें भी यही देखा था कि जो भी ऑफसेट्स निकल रहे हैं बिल्डिंग से, जैसे कि इंटरनल शाफ्ट है, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, ठीक है, तो 2 मीटर स्क्वायर से कम की लिफ्ट है, एयर कंडीशनिंग डक्ट्स हैं, पोर्च का एरिया है, बरसाती का एरिया है, इन सब को हमको हम नेग्लेक्ट करते हुए हमारा प्लिंथ एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेथड एस्टिमेट आता है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट कहलाता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत हमको जब पड़ती है जबकि हमने जो एस्टिमेट बनाया है और जो हमने डिटेल एस्टिमेट बनाया या हमने एक्चुअल कॉस्ट में जो एस्टिमेट सबमिट कर दिया है उससे उसकी रेट उसकी कॉस्ट जो है 5% या क्वांटिटी जो है 5% इंक्रीज हो गई है, तो इस केस में हमको रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। बट ये उन्हीं केसेस में एक्सेप्टेबल होगा जब उस जो हमने प्रीवियसली एस्टिमेट सबमिट किया उसका रीजन एक्यूरेट हो कि हमारा किस रीजन की वजह से हमको रिवाइज करना पड़ रहा है एस्टिमेट, या मार्केट की जो रेट्स हैं या वो क्यों एकदम से इंक्रीज हो गई हैं, क्या उसके पीछे रीजन रहा है, कहीं से सप्लाई बंद हो गई है या कुछ जो इम्पोर्टेड आइटम्स है उनका इंपोर्ट बंद हो गया है, या जो हम आइटम जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट हमको चाहिए, अभी एग्रीगेट पे गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने बैन लगा दिया तो उस केसेस में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है और साथ में उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये जो एस्टिमेट होता है ये आपकी जब हमको कोई सप्लीमेंट्री काम कराना है साथ में तो उस कार्य को कराने के लिए हमको ये एस्टिमेट सबमिट करना पड़ता है, और जो ये होता है इट शुड बी द एनेक्चर ऑफ द ओरिजिनल प्रिपेयर्ड एस्टिमेट। जो हमने ओरिजिनल एस्टिमेट बनाया है उसके एनेक्चर में चला जाएगा और जो सप्लीमेंट्री एस्टिमेटेड अमाउंट है ओरिजिनल प्रिपेयर्ड एस्टिमेट का उसको हमको पहले अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर ऑन मस्ट्रॉल सिस्टम। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें जो लेबर पार्ट है वो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इधर कॉन्ट्रैक्टर और इधर डिपार्टमेंटल। अब डिपार्टमेंटल में भी दो ऑप्शंस थे कि एक तो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज होते हैं और दूसरे होते हैं आपके डेली लेबर ऑन मस्टर रोल सिस्टम। डेली लेबर ऑन मस्ट रोल सिस्टम क्या होता है आपका, जैसे कि जो हमने वर्क चार्ज एम्प्लॉय रखे थे उनकी सैलरी जो होती है मंथली बनती है और वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए उनको हायर किया जाता है। जबकि मस्ट रोल सिस्टम में क्या होता है कि हम लेबर को हायर करते हैं ऑन डेली वेज बेसिस, उनको जिनको बोलते हैं हम दिहाड़ी मजदूर, उसके बेसिस पे हम लेते हैं। तो वो जो मजदूर हम दिहाड़ी पे रखते हैं उन मजदूर को रिकॉर्ड रखने के लिए जो सिस्टम है वो कहलाता है मस्ट्रॉल सिस्टम। ठीक है, मस्ट्रॉल इज यूज्ड फॉर कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस, पेमेंट मेड, अनपेड वेजेस एंड वर्क डन बाय द डेली लेबर एंगेज्ड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जो भी हम कार्य हमको कराना है
उस कार्य को कराने के लिए हमको उसका रिकॉर्ड रखने का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है मस्ट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब पेमेंट होने के बाद में ऐसा नहीं है कि मस्ट्रोल को हमको डिस्ट्रॉय कर देना, हम उस मस्ट्रोल को एज ए पेमेंट वाउचर भी संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अब इसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, तो अब इसमें सबसे पहले होता है कैटेगरी ऑफ लेबर। लेबर किस कैटेगरी की है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। देन लेबर का नेम एंड एड्रेस, लेबर फादर नेम, जिस जिस डेट को उसको लेबर ने वर्क किया उसको हम प्रेजेंट करेंगे, उसकी किस रेट से उसको पेमेंट करना है, टोटल अमाउंट, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट की, लेबर को पेमेंट होने के बाद में हम उससे एक्नॉलेजमेंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अथॉरिटी उसको फाइनल पेमेंट करेंगी या जो अथॉरिटी ये अटेंडेंस को वेरीफाई करेगी उसके इनिशियल, यहाँ पे टोटल को आने के बाद में ये इसका पार्ट 1 हो गया। ये जनरल एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। दूसरे पार्ट में जो रहता है वो रहता है आपका जो वर्क एग्जीक्यूट कराया उस वर्क का एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर हमने वो विदाउट मेजरमेंट पेमेंट किया है तो हमको क्वांटिटी नहीं भरनी, और अगर हम क्वांटिटी के साथ में कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमने मेजरमेंट बुक में भरी अगर कोई क्वांटिटी पहले भर रखी तो उसको हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। टोटल जो रेट ऑफ कॉस्ट आएगी हम उस प्रोजेक्ट पे ऐड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंप्लीशन रिपोर्ट। कंप्लीशन रिपोर्ट क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो पूरा काम होने के बाद में हमको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो भी रिपोर्ट होती है इस रिपोर्ट का एक प्रोस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CPWD है तो उनका एक फॉर्म नंबर होगा, इस फॉर्म में आपको वो रिपोर्ट पूरी कंप्लीट करके देनी है कि काम जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर जो रिपोर्ट के पार्ट्स होते हैं जनरल, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी रिगार्डिंग वर्क डन है वो हमको उसके अंदर देनी होती है। ठीक है, जो भी टेस्ट किए एक समरी टाइप में रिपोर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हम उसी को इसके अंदर यूज कर लें। ये कंप्लीशन रिपोर्ट है, और जो हम शुरू में देते हैं वो होती है DPR, दैट इज कॉल्ड डेली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा टेंडर सिस्टम, और थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्टोर्स एंड